किसी से मिलने के लिए आकृति सेंटर की बिल्डिंग। डोंट बिलीव आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हियर बाय ट्रेन, टुक एन ऑटो, रीच देयर एंड आई कुड नॉट एंटर द। बता देता हूँ कि स्वास्थ्य दर्पण है क्या। कि अगर आपने देखा रहेगा कि फ्रॉम द लास्ट जनरेशन टू दिस जनरेशन यू आर सीइंग कि देयर आर एन नंबर ऑफ चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन द लाइफस्टाइल। जीवन शैली में बहुत सारे बदल हो रहे हैं और जीवन शैली के बहुत सारे बदल के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है और जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस आज ज़्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। अगर ये ऐसा ही चलता गया तो आने वाले जनरेशन को शायद हमसे ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। नाउ टू क्रिएट अवेयरनेस, एक आम जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया था जिसका नाम है स्वास्थ्य दर्पण, जहाँ पे वी आर हैविंग इमिनेंट पैनलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हमको गाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलिटी और हम कैसे हमारे शरीर का मन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। थोड़ा इसका हिस्ट्री बता दूं मैं आपको कि स्वास्थ्य दर्पण हमने प्रोग्राम किया है एट नासिक, वी हैव कंडक्टेड दैट एट पुणे, वी हैव कंडक्टेड एट गोवा, अक्रॉस द रीजन सूरत, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। इट इज़ अ वेरी हाईली सक्सेसफुल काइंड ऑफ इवेंट दैट वी डू। थोड़ा और जानकारी दूंगा कि एम्वे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन जो आप जानते हो, विच इज़ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग ऑफ एम्वे, जो सोशल विंग है एम्वे की, स्वास्थ्य दर्पण के साथ और कुछ प्रोग्राम भी करती है जो आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड हो। जैसे वी डू अरेंज बोन मास डेंसिटी कैंप, वी डू अरेंज वैक्सीनेशन कैंप, वी अरेंज लिपिड प्रोफाइल कैंप्स, ब्लड डोनेशन एंड सो ऑन। So hearty welcome to all of you. We are having eminent doctors out here who are the panelists for this program today. To start with, we are having Dr. Anita Kharath. Yeah, so help me welcome Dr. Anita Kharath. Yes, ma'am. Welcome. Yeah. Little about Dr. Anita Kharath. She is a gynecologist by profession and she is associate professor also in Terna Medical College. She practices at Mulund as well as Airoli. So she will guide us with respect to the women's health. We are having Dr. Ram, who is again an eminent pediatrician. Yes, Dr. Ram, is practicing pediatrician from last 30 years across. He is now a consultant pediatrician with Dr. Batra's clinic also, which is a super specialty homeopathic clinic. He is attached to National Hospital at Mulund. We are having Dr. Suneet Nawale, who is an eminent cardiologist from Bangalore. Welcome, sir. Dr. Suneet Nawale is a practicing cardiologist since 10 years. We also have a nutritionist, Ritu Shri Ray. और मेरा नाम अजय मैसेकर है। So हम ये फ्लो कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन का? We will try to understand the जनरल न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। हर स्पीकर के बाद अगर इफ एट ऑल यू आर हैविंग सम क्वेरीज, अगर आपके दिल में कुछ सवाल है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्पेशलिटी, तो यू विल एनकरेज ऑल ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्वेरीज ऑल्सो। तो हम न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे, विच विल फॉलोड बाय गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन एंड देन द कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, सो विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ स्वास्थ्य दर्पण विद जनरल न्यूट्रिशन विच ऋतु विल बी टेकिंग। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सबको पीछे में सुनाई दे रहा है? ओके। अगर आप जब भी खाने के बारे में सोचते हैं, हम लोग एक्चुअली खाने को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, खाना है जैसे भी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सा चीज़ें हैं जिसको हम लोग को लेना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स,
और एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे कि मैक्रो और माइक्रो के नाम से आपको समझ में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है जो हम लोग को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, और माइक्रो वो है जो हम लोग को कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन फिर भी इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एटलीस्ट 6 मंथ्स लगता है जानने के लिए कि डेफिशिएंसी हो रहा है। और यही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आपको बहुत सारे डिजीजेस से बचाव देता है। नेक्स्ट, तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखें, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, ये आपको एनर्जी देता है, और ये आपको कहाँ से मिलता है, सारे सीरियल से मिलता है। जैसे कि आप चावल खाते हैं, रोटी, बाजरा, नाचनी, आलू, इन सब में स्टार्च होता है, और इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा जो आपको एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आपको सेल बिल्डिंग, सेल रिपेयर में काम आता है, मसल बिल्डिंग में काम आता है, तो इन दैट सेंस आपको स्ट्रेंथ देता है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, वेजिटेरियन के लिए सोर्सेज है पल्सेस यानी कि दाल, और नॉन वेजिटेरियन के सारे सोर्सेज आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वेजिटेरियन सोर्सेज से आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, देयर आर 22 अमीनो एसिड्स, और उनमें से 9 अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आप अपने शरीर में नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आपको उसको फूड में से लेना पड़ता है। और ये जब ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको एक साथ एक ही मील में मिलता है, तभी जाके आप बाकी के 13 बना सकते हैं। तो मिले कितने, 22, और इनसे आप बॉडी प्रोटीन बना पाते हैं। जब तक ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको एक ही मील में नहीं मिले, आप ये बाकी के 13 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कंज्यूम्ड इन 1 मील। ये नहीं कि 2 ब्रेकफास्ट में खा लिया, 3 लंच में ले लिया, बाकी के डिनर, काम में नहीं आएगा। आपको ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक ही मील में एक साथ लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वो वेजिटेरियन खाने में नहीं मिलता है, जिसके कारण वेजिटेरियन प्रोटीन इज नॉट एन ए क्लास प्रोटीन। एंड नॉन वेज में ये प्रॉब्लम है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाता है। ए क्लास प्रोटीन होने के बावजूद उसके साथ कोलेस्ट्रॉल आपको फ्री में मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू फैट्स। फैट्स भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैट्स हर एक सेल मेम्ब्रेन में होता है, हर एक सेल के लिए चाहिए होता है। प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी आपके लोगों के साथ। फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कौन सा टाइप का फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप शायद बाद में, आई थिंक व्हेन द कार्डियोलॉजिस्ट स्पीक्स यू विल गेट टू नो मोर अबाउट टाइप्स ऑफ फैट। तो वो टाइप ऑफ फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मिलता है आपको मोस्टली फ्रॉम तेल, घी, बटर, होल फैट मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि चीज़, होल फैट पनीर, नट्स एंड ऑयल सीड्स, इन सब से आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट, सो कमिंग टू विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आपको खाने में से मिलता है, और जो आप अपने शरीर में बना नहीं पाते हैं, तो आपको ये खाने में से लेना पड़ता है। और इनकी अगर डेफिशिएंसी होता है, अगर खाने में से आपको सारे विटामिन्स एक साथ नहीं मिलता है, तो इनकी जो डेफिशिएंसी है टेक्स अबाउट 6 मंथ्स टू नोटिस। इसीलिए बहुत एसेंशियल होता है कि आप ये रेगुलरली लें, ताकि आपको एक बैलेंस्ड मील मिले। और विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है जो फैट सॉल्युबल है, और एक जो वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल्स में आता है विटामिन ए, डी, ई के। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, it is a whole range of vitamin B complex and vitamin C. इनके थोड़े बहुत functions I just put it down together. Vitamin A basically आपको bone के लिए चाहिए होता है, आंखों के लिए चाहिए होता है, थोड़ा बहुत immunity के लिए चाहिए होता है। Vitamin C भी आपको immunity build करने में help करता है, wound healing में, यानी कि जब भी आपका कहीं पे कट जाता है तो उसके healing के लिए भी आपको विटामिन C की ज़रूरत है। गम्स और तुत के हेल्थ के लिए भी आपको विटामिन सी की ज़रूरत है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। आप रोज़ हर समय किसी ना किसी पोल्यूशन, स्मोक
जंक फूड, ऐसे वगैरह बहुत सारे चीज़ों के सामना करना पड़ता है, जिससे कि फ्री रेडिकल डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होता है जो आपके शरीर के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को नष्ट करता है। और इनसे बचाव देने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट का ज़रूरत पड़ जाता है। और विटामिन ई एक ऐसा बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाव देता है। प्लस ये आपके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखता है, उनके हेल्थ को मेंटेन रखता है। विटामिन के जो है ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, एक्सक्यूज मी, एज वेल एज फॉर बोन हेल्थ। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो ज़्यादातर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है, यानी कि उनमें से एनर्जी निकालने में काम आता है। आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसके साथ अगर विटामिन बी नहीं है आपके पास तो फिर उस खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलने का, आप फटीग महसूस करेंगे, टायर्डनेस महसूस करेंगे। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो खाने में से एनर्जी निकालने में मदद करता है। कमिंग टू विटामिन, इसके अलावा भी विटामिन बी आपको चाहिए होता है फॉर स्किन हेल्थ, नर्वस सिस्टम, डीएनए सिंथेसिस के लिए। सो इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले, क्योंकि वो सेल डिवीजन में बहुत काम आता है। विटामिन सी ये कनेक्टिव टिश्यूज, बोन, टीथ के लिए हेल्प करता है, प्लस इट हेल्प्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट अगेन। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो आपको वापस खाने से मिलता है और जो आपके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। ये मिनरल्स भी वापस से मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना चाहिए होता है दिन में। जो आपको ज़्यादा चाहिए होता है वो मैक्रो मिनरल बोला जाता है, जो कम चाहिए होता है उसको या तो ट्रेस एलिमेंट या तो माइक्रो मिनरल बोलते हैं। तो अगेन देयर आर सम मिनरल्स जो विच आई लिस्टेड डाउन, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, जो आपके आई थिंक एवरीबडी नोज दैट कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। इसके अलावा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व फंक्शन के लिए मदद करता है। क्रोमियम जो है वो डायबिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इंसुलिन के काम में मदद देता है। आयरन जो है वो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, आरबीसी बनाने के लिए काम में आता है, सो यू नीड इट रेगुलरली। मैग्नीशियम मसल्स, नर्व फंक्शन के लिए काम आता है, बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। फॉस्फोरस अगेन फॉर बोन एंड टीथ एज वेल एज फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा भी वो एनर्जी के लिए काम आता है। पोटेशियम जो है ये आपको लगता है फॉर मसल एंड नर्व फंक्शन एज वेल एज आपके हार्ट और किडनी के हेल्थी रहने के लिए मदद देता है, एज वेल एज रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। जिंक इम्यूनिटी के लिए काम आता है, एज वेल एज वुंड हीलिंग, एंड बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जिंक पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि कितने सारे न्यूट्रिएंट्स है और न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हम लोग फूड को 5 विभागों में भाग करते हैं। सो द 5 फूड ग्रुप्स आर बेसिकली सीरियल्स एंड मिलेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर है जो एनर्जी देता है आपको। नेक्स्ट इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स, नट्स एंड ऑयल्स जो आपको प्रोटीन्स देते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क, एग्स, मीट, again a protein rich food but the non-vegetarian source, animal source proteins, again helping you in muscle building. उसके बाद है fruits and vegetables जो आपको vitamins और minerals देते हैं, and lastly coming to fats and sugars, giving you fats and simple fats and simple carbohydrates. तो अगर आपको एक balanced diet लेना है तो आपको ये एक food pyramid है जो आपको guide करता है। और फूड पिरामिड की ये खासियत है कि जो बेस में होता है जैसे कि सीरियल्स, वो आपको दिन में ज्यादातर लेना पड़ता है, और जैसे कि आप ऊपर चलते जाते हैं वो कम होता जाता है। तो अगर आप ऊपर में देखेंगे तो देखेंगे कि तेल है, ऑयल, जो आपको खाली 2 से 3 टीस्पून लेना पड़ता है दिन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादा है यस ओके। सो जिसके कारण ये फूड पिरामिड लॉपसाइडेड हो जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है। हम लोग का मील्स जो है बहुत ही इम्बैलेंस्ड मील्स होते हैं। नेक्स्ट, हम लोग के जो मील्स है बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, एंड जो न्यूट्रिएंट्स है ये हम लोग को सबका एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। अगर एज के हिसाब से डिफरेंट होता है, बच्चा है तो उसको इस तरीके का चाहिए होता है, ओल्ड एज में और डिफरेंटली चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी अलग तरीके से चाहिए होता है।
मेल और फीमेल के डिफरेंस भी होते हैं, मेल को ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनके मसल मास ज़्यादा होते हैं, हाइट ज़्यादा होते हैं वगैरह। टाइप ऑफ एक्टिविटी, अगर आप कम एक्टिव है, मोस्टली आप अगर डेस्क जॉब करते हैं तो आपको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, यानी कि कैलोरीज कम चाहिए होता है। अगर आप बहुत एक्टिव काम करते हैं, एथलीट है या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए होता है। बॉडी वेट के हिसाब से भी चेंज होता है, ऑफ कोर्स डिपेंड्स, ओबीस है, नॉर्मल बॉडी वेट है जैसे है, उस हिसाब से बहुत कैलोरीज चेंज होता है। एज वेल एज फिजियोलॉजिकल स्टेटस, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन होता है, बीमार कोई होता है, तो उसके हिसाब से भी न्यूट्रिएंट्स चेंज होता है। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू सी, अगर मैं और आप एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरा और आपका अलग होगा, बहुत सारे ये सब रीजंस के कारण बहुत अलग होगा। अब डाइट के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें, तभी जाके आप फिट रह सकते हैं। दोनों चीज़ साथ में होता है, खाली डाइट देखना और एक्सरसाइज नहीं करना आप हेल्दी नहीं बन सकते, या खाली एक्सरसाइज करना और कुछ भी खा ले तब भी आप हेल्दी नहीं बन पाते। दोनों चीज़ साथ में होता है। एक्सरसाइजेस बेसिकली 3 तरीके का होता है, एक एरोबिक या कार्डियो जिसको हम लोग कहते हैं, एनारोबिक या वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, एंड स्ट्रेचिंग जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो एरोबिक क्या करता है, आपको आपका हार्ट को तंदुरुस्त बनाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, एंड जो एनारोबिक है वो आपको मसल बिल्ड करने में, आपकी मसल को टोन करने में, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में इसमें मदद देता है। स्ट्रेचिंग लाइक आई सेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसके कारण आप अगर सडनली बेंड करें या सडनली कुछ उठाएं, आपके मसल पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है, आपके मसल्स ठीक रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, झुक के कुछ लेता है तो कमर में दर्द होता है, राइट? अगर आप ठीक से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक से एनारोबिक वेट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक से कार्डियो करेंगे, तो ये सब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी आपका जो होता है वो आसानी से आप कर पाएंगे, उसमें आपको कोई इंजरी नहीं होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, लाइफ स्पैन इम्प्रूव होगा, वेट कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इंक्रीज होता है, विच इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। इसके अलावा बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स ये सारे हेल्दी रहते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रेन्स, इन ये सब दूर रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण हार्ट, लंग्स एंड मोस्ट ऑर्गन्स आर स्टेइंग फिट। आपकी कैपेसिटी टू यूज़ ऑक्सीजन ये बढ़ जाता है, तो आपका लंग्स बहुत हेल्दी रहता है, एनर्जी आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, एंड ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल वेलबींग, एक फील गुड फैक्टर होता है। जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हैं यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर इमेज, सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल वेलबींग फैक्टर विच इज ऑल्सो देयर। ये एक चार्ट है जो आपको बताता है कि कौन से एक्टिविटी से कितना आप कैलोरीज लूज कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, जहाँ पे सेडेंट्री एक्टिविटीज लाइक इवन स्लीपिंग यू डू लूज सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बट नॉट इनफ, सो प्लीज डोंट स्लीप द होल डे, डू सम एक्टिविटीज। सो मॉडरेट एक्टिविटीज में आता है बाईसाइकिलिंग, कनोइंग, डांसिंग, प्लेइंग गोल्फ, हॉर्सबैक राइडिंग, नॉट फास्ट, जस्ट अ लिटिल ट्रॉट, लाइट हाउसवर्क जैसे जो हाउसवाइफ्स करते रहते हैं, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, वॉकिंग, ये सारे मॉडरेट्स में आते हैं जो 150 to 350 कैलोरीज बर्न करता है पर आवर। एंड इन हैवी और विगरस एक्टिविटीज आते हैं एरोबिक डांसिंग और एनी काइंड ऑफ एन एरोबिक एक्सरसाइज, बास्केटबॉल, बाईसाइकिलिंग 30 miles per hour, circuit, weight training, football, ice skating, racquetball, roller skating, jogging, scrubbing floors, swimming, tennis, as well as क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ये सब आपको मोर देन 350 कैलोरीज पर आवर बर्न करने को देगा। नेक्स्ट, तो डाइट में तो हम लोग देख लिए फूड पिरामिड फॉलो नहीं करते, तेल शायद बेस में हो, राइट? इतना सारा ऑयली फूड, जंक फूड हम लोग जो खाते हैं, सो डाइट में प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ से समय मिलेगा? दैट इज वन मेजर अनदर प्रॉब्लम। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसके कारण हम लोग एक बैलेंस्ड मील या तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। एक तो ये बात है कि हम लोग की लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट पेस्ड हो गई है,
रुकने का समय नहीं है. We really don't have time to stop and eat. जहाँ जाते हैं उठा के खाना लेकर चल पड़ते हैं. ये नहीं कि रुक के आधा घंटा टाइम दे के लंच खाए, आधा घंटा टाइम लेकर डिनर करें. नहीं, 10 मिनट का काम है. शायद ब्रेकफास्ट भी नहीं करें क्योंकि ऑफिस के लिए देरी हो रहा है. ऑफिस में जाके अगर वर्क पेंडिंग है, मीटिंग है, लंच गेट्स डिलेड, राइट? सच थिंग्स हैपन जिसके कारण आप मील स्किप करते हैं. जैसे कि मैंने कहा, खाने के लिए समय नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ से समय मिलेगा? प्लस वर्कलोड के कारण, डेडलाइंस के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी इंक्रीज होता है, जिसको बैलेंस ऑफ करने के लिए मेनी पीपल आर रिजोर्टिंग टू स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफी. ऑफिस में जितना आप चाय और कॉफी पीते होंगे उतना आप शायद घर पे वीकेंड्स पे नहीं पीते होंगे. दैट इज बिकॉज ऑफिस में स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज्ड होते हैं. इसके अलावा पोल्यूशन होता है जिससे कि फ्री रेडिकल डैमेज होता है, एंड इन सब के कारण आप बीमार पड़ते रहते हैं. हेडेक होता है, पीठ दर्द होता है. सो व्हाट डू? वी टेक अ मेडिसिन, क्योंकि हम लोग रुक नहीं सकते. वी कांट स्टॉप. एक दिन छुट्टी लेंगे, 2 दिन छुट्टी लेंगे, तीसरे दिन से बॉस बोलेंगे चलो छुट्टी पे चले जाओ. सो मेडिसिन लेना जरूरी हो जाता है. एंड व्हाट आर मेडिसिन? नथिंग बट केमिकल्स. सो बेटर ऑप्शन इज ऑलवेज टू प्रिवेंट. और जब तक हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, अपने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करेंगे, वो बैलेंस डाइट कभी अब हम लोग को नहीं मिलेगा. और ये क्योंकि हम लोग के लाइफस्टाइल में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. और ये जो हम लोग का डाइट है इतनी खराब तरीके से हम लोग लेते हैं कि बहुत सारे डिजीज कंडीशंस जो है हम लोग के सामने आते हैं. एक तो है मोटापा, जिसके कारण बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं. हाइपरटेंशन, बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड प्रीमेच्योर डेथ. ऑल दिस बिकॉज आप कोई ठीक से नहीं खा रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा है. सो अगर आप इंडियन डाइट को देखेंगे, पहले हम लोग होल ग्रेन सीरियल्स लेते थे. पहले, एज एन आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स, होल ग्रेन सीरियल्स लेते थे. एक 7 कोर्स मील लेते थे. थाली में चावल, रोटी, सब्जी, सूखा गीला सब्जी, दाल. अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज फूड भी रहता था, एक मीठा रहता था. इतना आज कोई रोज खा पाता है? What? Yes or no? No. Okay. तो हम लोग का डाइट जो एक होल ग्रेन था, अब रिफाइंड की तरफ आ रहे हैं. फैट कंजम्पशन ज्यादा हो गया, शुगर कंजम्पशन ज्यादा हो गया है. मीट, रेड मीट, बिकॉज इट्स सो इजीली अवेलेबल. एक्सपोजर टू टीवी, यू कुड से ग्लोबलाइजेशन आप बोल सकते, जिसके कारण बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज इंडिया में आ गए हैं, जिसके कारण लाइक आई सेड फैट, शुगर, सॉल्ट कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है. रेड मीट कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है. क्या कम हुआ है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. रोज शायद हम लोग के पास टाइम नहीं कि एक भी फल खाएं, जबकि आपको चाहिए होता है एटलीस्ट 3 फ्रूट्स इन अ डे फॉर टू मेक इट अ बैलेंस्ड मील. कन्वीनियंस प्रोसेस फूड्स आई थिंक हर घर में आपको मिलेगा, एक नहीं 10 मिलेंगे. और इन सब के कारण क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ता जा रहे हैं. पहले इतने नहीं थे जितना कि अभी है, क्योंकि हम लोग का फूड पैटर्न चेंज हुआ है. तो डायबिटीज इंक्रीज हुआ है, सीवीडी का चांसेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्रीज हुआ है. तो जहां हम एक बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे फॉर ऑल द वेरियस रीजंस दैट आई हैव टोल्ड यू, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग सप्लीमेंटेशन लेके ये गैप को ब्रिज करें. इस गैप को जो हो जा रहा है, जहाँ पे हम लोग की रिक्वायरमेंट यहाँ है और हम खाली यहाँ पे हैं, इस गैप को मीट करने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सप्लीमेंटेशन लें. थैंक यू. Yeah, thank you, Ritu. It was very practical. Do you agree with the lifestyle, the food patterns, and as well as the exercise pattern? Yes. It was very practical. Yeah, Ritu, it was really practical. Thank you so much. मैंने भी आज lunch नहीं लिया. For this program. So, now we will see something about the angle from the women's health, women का perspective. Many ladies are sitting in front of me. Dr. Anita Kharaat will guide us with respect to women's health. Again, I will encourage कि जब उनका presentation खत्म हो जाता है, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो प्लीज सवाल आप पूछ सकते हो. Yes, Dr. Anita. Thank you. जब रीतू बोल रही थी तब मैं अपने आप को काउंट कर रही थी मैं क्या क्या ले रही हूँ. It
was really practical. So now we'll talk about the women's. लड़कियों से लेके ओल्ड वुमन तक हमारे जीवन में क्या क्या स्टेजेस आती है और हम क्या क्या करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। हम कहते हैं सृष्टि में नारी के बिना सृष्टि बनती ही नहीं, सही है। हर स्त्री अपने अपने घर की एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होती है। ये स्त्री का पहले जो भूमिका थी वो लिमिटेड थी, अपने घर चार दीवारी में अपने परिवार के बारे में सोचना और उनके लिए ही काम करना, उतना था। लेकिन आज ये स्त्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसकी भूमिकाएं हर स्तर पर महत्वपूर्ण हो गई है। आज वो अपने घर तक ही नहीं, बाहर भी बहुत कुछ करती है। जब वो अपने घर का, अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, कितनी औरतें अपना खुद का ख्याल रखती हैं? कितनी औरतें? कोई भी नहीं। बोलिए, यहाँ पर कोई भी बहुत सारी। कोई भी नहीं। नहीं। ये हमारे No. So, we'll start discussing first stages of women's life. There are 3 stages, 3 पड़ाव हर औरत के जीवन में होते हैं। पहला पड़ाव, नेक्स्ट, एडोलेसेंट यानी पौगंडा अवस्था, जो 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक रहती है, जब लड़कियां कॉलेज स्कूल में जाती हैं। इन दिनों में इनके शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होती है। इस वजह से उनके शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं, लेकिन इन बदलावों को कोई गहराई से नहीं देखता है। हार्मोन्स की कई चेंजेस की वजह से इनकी मासिक शुरू हो जाती है, अति रक्तस्राव होता है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन क्या होता है? होता है, चलता रहता है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और आजकल नया फैड आया है, खाना, डाइटिंग चालू है। 12वीं उम्र से ही लड़कियां डाइटिंग शुरू करती हैं, सब गलत तौर तरीके खाने की। जिनको कुछ पता नहीं है वही लड़कियां डाइटिंग करती हैं। डाइटिंग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में किसी लड़की को उतना ज्ञान होता नहीं, लेकिन डाइटिंग जरूर करती है। नतीजा, अनीमिया, इन्फेक्शंस, आयरन डेफिशिएंसी, ये सब परिस्थिति यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो पहली एडोलेसेंट स्टेज से ही ये लड़कियां डेफिशिएंसी की तरफ जाती है, यानी कमतरता। दूसरी महत्वपूर्ण स्टेज होती है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रिप्रोडक्टिव एज यानी तरुणावस्था। कितने सारे बदलाव आते हैं इस उम्र में। प्रेगनेंसी है, मातृत्व, स्तनपान, उसके बाद अबॉर्शन तो आना ही है, होता ही है। हर एक औरत के 1 या 2 तो अबॉर्शन पूरे लाइफ में होते हैं। और उसके बाद में कई सारी और घटनाएं। इन दिनों में इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। वाई फोलिक एसिड? फोलिक एसिड क्यों चाहिए हमें इस उम्र में? फोलिक एसिड क्यों चाहिए? क्योंकि ये अगर औरत फोलिक एसिड की उसमें कमतरता है तो उसके बच्चे में कई सारे व्यंग आ सकते हैं, जैसे एनेनकेफेली, मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील। अब ये एनेनकेफेली यानी ब्रेन की वृद्धि ना होना, मेनिंगोसील जो ब्रेन का कवरिंग है उसमें डिफेक्ट होना। नतीजा, ये बच्चे टिकते ही नहीं है या फिर उनके आउटकम बहुत ही पुअर होते हैं। तो फोलिक एसिड, कितनी औरतें फोलिक एसिड प्री कंसेप्शनल शुरू करती है? रेयरली। एटलीस्ट अभी तो जबरदस्ती हर जगह पे हॉस्पिटल्स है, तो कम से कम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में तो 7वें महीने में नाम दर्ज करना यही उनका हेतु होता था। फोलिक एसिड एक्चुअली स्पीकिंग प्री कंसेप्शनल शुरू करना चाहिए। प्री कंसेप्शनल यानी राइट फ्रॉम दे डिसाइड टू हैव अ बेबी। जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि मुझे बच्चा चाहिए, उससे पहले से ही आपको फोलिक एसिड शुरू करना चाहिए, ताकि ये जो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे एनेनकेफेली, मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसिस, एबनॉर्मल बेबीज, वो ना हो। सेकंड इज आयरन। व्हाई आयरन?
आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन औरतों में पहले से ही आयरन की कमी है और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनके बॉडी में जो प्रेगनेंसी के चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल और ड्रॉप हो जाता है, और इसकी वजह से अनीमिया के साइड इफेक्ट सुनने में अनीमिया ठीक लगता है, लेकिन होता क्या है इसमें यह औरत हर स्टेज में दुखी, थकी, वीकनेस, इन्फेक्शन, हर चीज का में उसका साथ देती है, जो सही नहीं है। ऐसी औरतों के बच्चे भी कमजोर पाते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड, जैसे गर्भाशय में वृद्धि ना होना, वजन ना बढ़ना, प्रीटर्म डिलीवरी तारीख से पहले हो जाना, और फिर उसके बाद में लंग्स तैयार न होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स। कैल्शियम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, जब माता वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे कैल्शियम की कमतरता बहुत ज़्यादा होती है। जो कैल्शियम वो रेगुलरली लेते हैं उसके ऑलमोस्ट डबल उसकी लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा लिया नहीं जाता है और उसके कारण प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार होना पड़ता है। लास्टली प्रोटीन्स। व्हाई प्रोटीन्स? फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी नीड्स ओनली प्रोटीन्स। पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उनमें बच्चा और माँ दोनों को फोलिक एसिड के सिवा प्रोटीन्स की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। हेलो, I think it's start. It's again very important. अगर प्रोटीन्स की कमतरता हो तो ऐसे माओं में पैर में सूजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड पैदा होना, ये सब कठिनाई झेलनी पड़ती है। ऐसे बच्चे नॉट ओनली ना ही सिर्फ प्रेगनेंसी तक, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ में भी ये बच्चे बाकी के बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाते हैं, उनके माइलस्टोन्स कम होते हैं, उनका इंटेलिजेंट क्वोशंट भी कम होता है। तो ऐसे अपनी सोसाइटी बनानी है तो प्रोटीन्स की ज़रूरत ऐसे प्रेग्नेंट औरतों में कई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज एक्चुअली स्लाइड इज नॉट देयर बट स्टिल आई कंटिन्यू। रजोनिवृत्ति यानी पोस्ट मेनोपॉजल एज। पोस्ट मेनोपॉज इज अ कंडीशन, ये जो स्टेज है जिसमें अंडकोश जो इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन तैयार करता है वो धीरे धीरे तैयार करना बंद कर देता है। ये इस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है ये फीमेल के पूरे बॉडी पे होता है। राइट फ्रॉम हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम it has major role on her bones also. So in this stage also कई बार ऐसा देखा जाता है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अपनी तरफ क्यों देखें? लेकिन इसी टाइम पे इनफैक्ट हमारी इन औरतों को ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मल्टीविटामिन्स की और कैल्शियम की। मेरे सामने यहाँ पर कई elderly females भी बैठी है। I'm very sure nobody must be taking calcium. How many female really going and taking a milk for herself? No, बच्चों के लिए अपनी तरफ कोई नहीं देखता है। तो इस तरह से 3 लाइफ स्टेजेस हर के लाइफ में होती है। फर्स्ट एडोलेसेंट, सेकंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड लास्टली पोस्ट मेनोपॉज। तो इन तीनों में जो जरूरी है वो मैंने बताया। अभी नेक्स्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी। व्हाट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी? मैटरनल मॉर्टेलिटी नेक्स्ट, यह नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी। मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब है जब औरत प्रेग्नेंट है और उसके इमीडिएटली बाद 1-1.5 महीने तक मृत्यु होने की आंकड़ा। अगर आप देखें यहाँ पर पूरे जग में, भले हम चांद पे जाए या फिर रॉकेट लॉन्च करें और व्हाटएवर, स्टिल आज तक पूरे वर्ल्ड में ये आंकड़ा बहुत ही चिंताजनक है। टोटल इज अराउंड 5,50,000
15,000 पर ईयर, जबकि अपने भारत में ही सिर्फ 1,36,000 एनुअल डेथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद होती हैं। और अगर ध्यान से और देखें तो पर दिन 360 औरतें प्रेगनेंसी और उसके साथ होने के कॉम्प्लिकेशन से मौत होती है। क्या कारण है इतनी सारी डेथ्स का? फर्स्ट इज अनीमिया। कैन यू बिलीव मी? अनीमिया is the one who is killing so many females per day, 360. So it's a very big number. Second, there are many other, but first anemia, second is the bleeding during pregnancy or post-delivery, infection, then toxemia of pregnancy. Toxemia of pregnancy यानी blood pressure जो बढ़ता है उसकी वजह से, and lastly जो abnormal presentation of the baby, जैसे सर की तरफ से ना होते हुए बच्चा अगर आधा हो या फिर पैर से हो तो उसकी वजह से। आउट ऑफ ऑल दिस कॉजेस इस सब में सबसे नंबर 1 इज अनीमिया। बाकी के शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन अनीमिया से होने वाली मौत शायद हम कम कर सकते हैं। एंड व्हाट यू नीड इज नथिंग बट अ गुड डाइट, रिच आयरन डाइट एंड आयरन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट, I'll talk थोड़ा बहुत about anemia. Anemia is a condition जैसे लाइफ में एक मोमबत्ती जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही स्त्री के रेगुलर जीवन के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। ये जो हीमोग्लोबिन है वो पूरी तरह से आयरन पे डिपेंड होता है। हमारे यहाँ पर almost 70% females are seen with the anemia. Next is a osteoporosis, which is because of a lack of a calcium, they'll end up with the multiple fractures and multiple problems with the bones. Hypoproteinemia यानी प्रोटीन्स की कमतरता की वजह से होने वाले infection, recurrent infections, and because of that health problems. And lastly, folic acid, I said, because of a folic acid deficiency, the multiple abortions and abnormal babies. Lastly, I wanted to mention regarding the female feticide. जाते जाते मैं एक छोटा सा संदेश आप सबको देना चाहूँगी। अगर आप फीमेल और मेल नवजात नंबर अगर देखें तो ये नंबर आजकल बदल रहा है। 1000 बच्चे लड़के जब पैदा होते हैं तब जाके 920 लड़कियां पैदा होती हैं। ये ऐसे क्यों होता है? ये होता है कहीं पर हम लोग नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। We are trying to take the nature in our hands. स्त्री भ्रूण हत्या, यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा कि हम नहीं करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन ईच फैमिली एवरीबडी वांट्स अ मेल चाइल्ड बिकॉज घर का चिराग, घर का दीपक। ये बात महात्मा गांधी जी ने कई सालों पहले बताई थी कि अगर फीमेल्स कम हो रही है तो ये समाज अपंग हो जाएगा, और ये शायद आज दिख रहा है। तो इसी प्रोग्राम के साथ में आई लाइक टू गिव वन मैसेज कि स्टॉप फीमेल feticide, don't take nature in your hand. Thank you. Like we had a brief talk about the women's health, different stages आपने देखे थे. I will encourage anyone is having any queries with respect to women's health. किसी के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज. यस, कोई पूछना चाहेगा सवाल? हेलो, मैं बहुत बार देखता हूँ और बहुत बार सुनता हूँ कि वुमेन के यूट्रस विद ओवरीज एट सर्टेन एज निकाली जाती है. इज इट अ राइट थिंग टू डू ऑल द टाइम? एवरीवेयर आई हैव बीन नोटिसिंग दिस.
हमेशा तो नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन एक मेनोपॉज की जो एज है अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स, और उसके बाद अगर कोई लेडी किसी कारण यूट्रस निकालने की सर्जरी के लिए जाती है, तो ऐसे देखा जाता है कि एज इट इज द 40-45 इयर्स इज द एज फॉर द मेनोपॉज। द फंक्शंस ऑफ द ओवरीज, अंडाशय के जो फंक्शन है बेसिकली इज टू form the estrogen which has a important effect on the female's body. 40 के बाद वैसे भी ये अंडाशय काम करना कम कर देता है या इनफैक्ट बंद कर देता है। अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो उसी टाइम पे आफ्टर 40-45 if you are going, then we remove the ovaries, but before 40-45 no, in fact it will be a crime, हम लोग नहीं निकालते हैं। Yes, after 40-45 इसीलिए क्योंकि as it is it will be a vestige organ. One second thing, अगर आप ऑपरेशन कर ही रहे हो तो उसको साथ में निकालो, क्योंकि आगे चल के she should not have any cyst, जैसे पानी का cyst, या फिर उसमें और आगे चल के चेंजेस आके कैंसर ना बने। तो we don't leave it after 45, but before that yes, we never remove it also. Yes. इसी से जुड़ा हुआ सवाल, अगर फाइब्रॉइड्स बढ़ गए हैं, डॉक्टर कहता है कि यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे टाइम पे न्यूट्रिशंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि वो क्योर हो सकता है, या दैट लेडी शुड टेक दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट कुड बी प्रिवेंट? Yes, fibroids are the one which are benign tumors of the uterus. First thing, कई बार ऐसा देखा जाता है फाइब्रॉइड है, पेशेंट एकदम डर के पैनिक होके आता है। नहीं, फाइब्रॉइड्स अगर कुछ तकलीफ नहीं दे रहे हैं और उनकी साइजेस लेस देन 5 सेंटीमीटर है और मेंस्ट्रुअल कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो कई बार हम लोग निकालते नहीं हैं। फाइब्रॉइड्स तकलीफ कहाँ देता है? ये मासिक में प्रॉब्लम देता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, या फिर मंथली मेंसेस आने के बजाय एवरी आफ्टर 10 days 15 days if it is coming. In that case only we go for the hysterectomy if she has completed her childbearing, यानी कि वो बच्चा वगैरह सब हो गया है 40 की उम्र के बाद में। लेकिन अगर if you want to preserve the uterus, in that case it is not always that we go for the hysterectomy. हम लोग उस केस में प्रोजेस्टेरोन्स देते हैं, और same time whatever has the loss which is in the form of a iron loss जो bleeding के through हुआ है, तो in that case we give the iron supplements, we give the folic acid supplement, and we give the vitamin C also. Vitamin C is the one which helps as a clotting factor also, and plus it helps to absorb the ions. So ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं। तो खाने में आप जैसे बोलो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ा दो, नींबू, सिट्रस फ्रूट्स है जैसे संतरा, मौसम्बी, उनकी मात्रा बढ़ा दो, तो ये सब चीजें हम लोग बताते हैं। Yes sir. This is for calcium supplementation. Especially after age 30 we start losing bone mass, and we also start losing the capacity to absorb calcium. And on top of that, if we supplement calcium, some people, there's a school of thought saying that, you know, it lands up into calcification of bones. And so without epriflavon or certain kind of absorbents, should we supplement that? Is it good or is it bad? That's what, in the past we used to have that wrong concept. I think Ritu also will accept with this. We used to give calcium. But no, the calcium with the protein is always best. So only calcium, instead of giving only calcium, I'll say you should give with the proteins. So then only the absorption will be better and the side effects of only calcium will be avoided. I would like to add some point in that. When you say the calcium with the proteins, usually the calcium protein ratio is very, very important. If you give higher protein, the calcium loss will be there. So that's why the protein should not be emphasized so much. Moderate amount of proteins are always better, and the salt also of the diet will play a role for the calcium.
basically. Very true. So the best we say it is the milk which is having a adequate ratio also, and there will not be any side effects. Any other queries? I was told that calcium with vitamin D also does absorption is better because of that. Yes, definitely. So do you supplement that also? Ritu, would you like to give the answer for this? Vitamin D with the calcium. What is the question? Could you please repeat the exact question? What I heard was that calcium with vitamin D causes better absorption. Yeah, because vitamin D is the vitamin that helps in calcium absorption and retention, prevents calcium from getting leached out from the bones. So if you have vitamin D along with calcium, it will help in better absorption retention. Absorption from the intestine and retention into the bones and prevent leach out of the bones. So usually vitamin D जो है वो sunlight के द्वारा आपके skin में produce होता है. Problem ये है कि we are not getting enough exposure to the sun nowadays. Secondly, हम लोग के Indian के skin में melanin ज़्यादा है, and that prevents vitamin D absorption because melanin का काम है to reflect UV rays. तो वो vitamin D ठीक से produce नहीं हो पाता है. So if it's such a person, then vitamin D supplementation becomes very important along with calcium supplementation. केवल calcium देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि vitamin D ही नहीं है for the absorption. So calcium, vitamin D and protein, all the three together. Yeah, protein not along with the calcium, as ma'am just said that. Because excess protein does hamper calcium absorption, but yes, protein has to be adequate in the diet for the bone formation. So would you specify what is adequate, what is the balance? Because all gets jumbled up, you know. The normal protein intake for an adult is according to his body weight. So it's 1 gram per kg body weight. So you should be taking that much of protein. So you should be seeing that you're getting enough protein in breakfast, lunch and dinner. So that is okay. Yeah. That is it optimum or is it minimum? That only a nutritionist would be able to tell you after taking a dietary call. That is one thing. Whether you're having enough protein or not. And if you're not, and if your diet is not being able to maintain it, then we would be recommending a supplementation. Improve your diet. So you as a person might not be able to see whether you're having enough of good quality protein. Now again, the quality here matters, not just the quantity. In nutrition, we always have a particular term called quality and quantity, not just the quantity. So quality of protein is also important. As I've told you, vegetarian protein is not that good a protein. You're not getting all your amino acids over there, all your essential amino acids over there. Does that answer your question? Can I add one point in Ritu's comment? Basically, vegetarian proteins are not bad. If you take the combinations of proteins, like cereal pulses combination, it works like a first class protein. It has been proven. So there is no necessity to have only the animal proteins or something, because you will have the more complications after taking the animal. Good. Formation of spurs. What would you recommend from our range of products? Spurs. So can you repeat the question, please? See, some people have spurs formed, especially in the foot, on the heels, etc. So that doesn't allow them to walk freely. Sometimes it's very painful. It is often touted as malabsorption of calcium. How do we recommend? What supplements do we recommend, and how do we answer them? Only nutritionist can. Nutritionist. This question, I think it's for nutritionists. You won't be giving any kind of supplementation for that. No calcium supplementation for that. But would any other supplement be of use to that patient? No, it won't be. Because it's an orthopedic related topic, so do we have an orthopedic? I think doctor would be able to answer that better, so I'll just give the mic to him. Yeah, I'm Dr. Sanjay Doke, I'm a surgeon.
The question was calcaneal spur. Do we need any supplements? Calcaneal spur is just an excess growth on the bone. If you take an X-ray of 100 people, 50 people will have it. But of those 50, 25 people will have no symptoms at all. But people who have pain in the bone, you really don't require a supplement, but just a painkiller. But in spite of the painkiller, if it doesn't stop, then you better get your bone mineral densities scanned done. Thank you. Thank you. Can we take the last question? This lady has. I would just like to know the exact requirement of calcium and iron for female, age-wise if you can. Age-wise, during reproductive age, when the female is non-pregnant, in that case 1000 to 1500 milligram will be the adequate calcium. Around 60 milligram will be the carbohydrate and less than 20 milligram will be the proteins in a reproductive age group, whereas in the pregnancy it should be, protein should be more, the carbohydrate should be around 60% and the iron should be around 60 to 80 milligram of elemental iron, that is absorbable iron. And for adolescent, again you can have just depending upon how much is she's losing iron, depending upon that you can add a single tablet of iron, that is 16 to 80 milligram of elemental iron per day. For postmenopausal females, we'll suggest around 1000 milligram of calcium she should take per day. That's it. Yes, thanks, ma'am. Okay, so we just had the presentation of women's health, and thanks for your queries, wonderful queries. We'll try to see some, what we are having in the basket that we are having. A little bit about the company I would like to highlight. Mr. Vaikar has asked some question with respect to Ifriflavon, so that may be, it will be addressed right now. A little bit about this company. It's a. आपने लेडीज के बारे में सुना, न्यूट्रिशन के बारे में सुना. ये जो साइंस है, पीडियाट्रिक साइंस है, ये बहुत ही अलग है. It's called as an animal science, and it's very sensitive line also, because हर एक mother जो होती है, हर एक person, everybody has got that, मेरा बच्चा, that word is so sensitive and very delicate. Okay, so इसके साथ में हम थोड़ा सा start करेंगे. Next one. ये जो है practice की almost 40 to 50% है, and population भी same है. It is almost 40 to 50% of the entire population is always children. It's a very very sensitive branch because so many people are involved. बच्चा बीमार means मम्मी के parents, डैडी के parents और डैडी मम्मी. 6 जन तो डेफिनेटली इन्वॉल्व, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं. These 6 people, उनका तो मूड सब कुछ, everything is going on that day. बाजू वाले, फिर मामा काका, मतलब whole खलबली मच जाती है. So this is a very sensitive, the whole family is involved. Okay, and इसमें क्या है, आउटकम जो है बहुत इरेटिक है. बच्चा बीमार है, 103 डिग्री है, बट नेक्स्ट डे इट विल बी प्लेइंग. और कभी-कभी ऐसा होगा कि ऐसा कभी बच्चे में कभी एक्टिंग नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक एक्टिंग. कभी आज लोगों में ऐसा कि मूड नहीं है, काम पे नहीं जाता, थोड़ा सा खांसी है. The child is okay means it is okay 100%. Yes? Yes. So it is very erratic. Okay? The extremes in outcome. ये बहुत important slide है. जो लोग distributor है, जो लोग कभी-कभी क्या है कि जो मेरे practice में since the last 30 years ये 2-3 चीज तो हर मदर पूछती है कि ये weight normal है क्या? How many people agree? Yes? क्या है, तो आपको जरा नॉर्मल वेट आना चाहिए. तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल स्लाइड बनाया जो बहुत इजी है. याद रखना, इंडियन चिल्ड्रन नॉर्मल वेट इज 2.5 किलोस, डबल्स बाय 6 मंथ्स, 6 महीने में डबल होती है, ट्रिपल्स बाय 1 ईयर, मतलब 3 गुना होती है 1 साल में, एंड क्वाड्रिपल्स बाय 2 इयर्स, मतलब 2 साल में 4 गुना होती है. मतलब 2 साल का बच्चा अंदाज से इंडिया में 2.4 into 4 कितना हुआ? 10 किलो. तो उसमें 10 का 11 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का 9 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 का 7 रहेगा बच्चा तो देयर इज
some concern. Okay, but mummies are even concerned. हम लोग क्लिनिक में देखते हैं 9:30 का समझो 9:15 हो गया तो ये क्या हो गया डॉक्टर? तो क्या है कि so that's why we are given a range. You know, weight depends on so many factors. उसके बाद में जो फॉर्मूला है after 2 years it is age plus 4 into 2, very simple. And after 6 years the formula is age into 3. तो 8 years का कितना वेट होना चाहिए? 24. वेरी सिंपल. 9 years का कितना होना चाहिए? 27. तो ये सिंपल फॉर्मूला है. तो आप हमेशा कभी कभी आप लोग पूछेंगे कि मेरा बच्चे का कितना वेट होना चाहिए. ये बेसिक सिंपल फॉर्मूला है. दिस इज एप्लीकेबल ऑलमोस्ट अप टू 18 years, क्योंकि हम बच्चे लोगों का डॉक्टर का हमारा लिमिट इज अप टू एडोलसेंस 18. 18 years it will be maximum about 54 kilos. Okay, this is how we judge. Next is height. Height also मैंने बहुत ही सिंपल बनाया, easy method. Birth is 50 centimeters. 1 year is 75 centimeters. 2 years, सब 2 years का लिख के लेना. ये स्लाइड में 4 है तो आपको लिख सकते हैं. 2 years is 85. 3 years is 95 centimeters and 4 years is 100 centimeters. So easy to remember. Birth 50, 1 year 75 centimeters, 2 years 85, 3 years 95 centimeters, or 4 years 100 centimeters. After 4, easy formula, 5 centimeters per year of age. Supposing 8 साल का बच्चा है, तो सडनली उन्होंने पूछा कितना हाइट होना चाहिए? 40. 4 साल तक 100, और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर पर ईयर, तो कितना होना चाहिए? 120. एटलीस्ट आपको इतना ये बेसिक सिंपल नॉलेज आपका जानकारी के लिए ये हमने ये सिंपल स्लाइड बनाया. दिस इज वेरी इजी. अभी किसी समझो 13 साल का बच्चा है और मम्मी ने पूछा कितना, तो आपको मालूम है 4 साल में 100, 4 साल के बाद में कितना हुआ? 9 years. तो 9 into 5, 45, 145 centimeters. Do you understand? Very easy method to remember weight and height. Next है milestones. ये कॉमन माइलस्टोन्स. जो लोग मैरिड है उनको तो प्रैक्टिकल डेमो हुआ है. जो अनमैरिड है, मैरी करेंगे तो सब प्रैक्टिकल डेमो हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि कब आपका बच्चा बैठेगा सोएगा. तो ये खाली जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं. बट यू कैन ऑलवेज सिटिंग इज एट 6 months, स्टैंडिंग बाय अबाउट 9 months, 10 months, वॉकिंग बाय अबाउट 1 year to 1.5 years. ये सब रेंज होती है. ऐसा डरना मत कभी 1 साल में नहीं चला तो अरे क्या हो गया, कुछ अपंग है, ये है. वी ऑलवेज वेट. वी आर ऑलवेज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन आवर थॉट प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज माइलस्टोन्स. ये तो आपके डॉक्टर देते हैं, आपको कुछ वरी नहीं करना है. गवर्नमेंट की कार्ड रहती है, सब कुछ, एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड. बट ये एक इज अ पार्ट ऑफ द स्लाइड. नेक्स्ट वन, कॉमन कंडीशंस. यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, ये सब कॉमन कंडीशंस है. बट इसमें से मोस्ट कॉमन, इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. यही पीडियाट्रिक्स की मेन है. जो भी बच्चे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर्दी खांसी, किसी को सर्दी खांसी, किसी को दम, किसी को बुखार, यही कॉम्बिनेशन रहती है. ओके, सो दिस इज द कॉमनेस्ट कंडीशन. हम मेडिकल में उसको बोलते हैं RRI, रिकरेंट रेस्पिरेटरी. उसी में किसी को एलर्जिक राइनाइटिस होती है, किसी को ब्रोंकाइटिस होती है, किसी को एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस होती है, किसी को अस्थमा होती है. तो हम ज़्यादातर उसी के ऊपर डील करेंगे. बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस है, एक्जिमा है, फीवर है, ये सब ले पर्सन के लिए डोंट वरी. हाँ, जस्ट हमें लिस्ट कंप्लीट करने के लिए किया. नेक्स्ट वन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, यहीं पे सब कुछ फोकस करना कि क्या होता है कि ये हमें मेडिकल में बेसिक सिखाते हैं कि क्या है. कोई भी जो बीमारी होती है, इसकी फर्स्ट ट्रायंगल इज एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट. होस्ट मतलब पेशेंट. पेशेंट पे असर क्या हो रहा है? 2 जन का. वन इज एजेंट और एनवायरनमेंट. अभी बच्चे में क्या है कि ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे, क्योंकि उनकी प्रतिकार शक्ति कम रहती है. उसके वजह से बहुत सारे जर्म्स जैसे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, फर्स्ट किसी को असर करती है? बच्चों का असर करती है, राइट. एंड यहाँ पे माहौल, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन है, व्हाट यू कॉल वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो ये सब बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा असर करते हैं. आजकल बड़े बड़े बच्चे में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत सारे स्ट्रेस होती है, क्योंकि पेरेंट्स उसको ज़्यादा स्ट्रेस कराते हैं. क्योंकि स्कूल से आने के बाद में उनका नेबर क्या बोलता है, भरतनाट्यम करता है, तो वहाँ पे जाना है. फिर बाद में ट्यूशन में भी जाना है, और संडे को स्विमिंग भी करना है. फिर बच्चे को क्या मालूम स्विमिंग पूल क्या है, भरतनाट्यम, जहाँ पे भी मदर लेके जाती है वो जाता है, और बेचारा खाता नहीं और थक जाता है. ऐसे करते करते फिर थका नहीं. तो ये माहौल
स्ट्रेस आजकल। और फिर बाद में क्या होता है कि मम्मी आती है और हम लोग को बोलते हैं कि पेट में दुखता है, बच्चा कहता है पेट में, तो पेट में नहीं दुखेगा तो कहाँ पे दुखेगा, इतना घुमाते हैं वो लोग सुबह से शाम तक। फिर हम लोग बोलते हैं कि जो आपने बचपन में नहीं किया है वो सब आप जबरदस्ती कराते इसीलिए उसको पेट। तो फिर वो समझती है, क्योंकि उतना बड़ा फाइल लेके आते हैं और बोलती है कि उसने बेरियम किया, उसने सोनोग्राफी किया, कुछ नहीं है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है। तो हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, आपके यहाँ पे। कहने का मतलब क्या, ये आजकल बहुत इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस या क्या बोलते हैं सोशल स्ट्रेस या कॉम्पिटिटिव पीयर प्रेशर, जो भी आप वर्ड के, ये बच्चे पे बहुत असर करती है। ओके, पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम लोग को यहाँ पे ही ट्रीटमेंट, सिर्फ कि डॉक्टर्स के पास इतना लाइन, इतना बिजी है, उनको ये जो प्रिवेंशन और डाइट के लिए टाइम ही नहीं। बट सच कहे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पीपल एग्री? यस सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट डॉक्टर के पास जब भी पेशेंट खड़ा है, आगे 2 पेशेंट खड़े हैं और यहाँ पे 5 बैठे हैं, तो आपको क्या खाना है, ठंडा खट्टा बंद, बाकी सब खाना। टाइम ही नहीं है तो कहाँ से आपको सिखाए कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो ट्रीटमेंट तो देते हैं, जो भी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो। मैं तो सोचता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज सिंपैथी ऑन द पेशेंट। एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी नहीं, सिंपैथी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव सम पिटी ऑन द पेशेंट। बेचारा क्या अभी क्या बताए, एनीवे वो तो अलग स्टोरी है। ओके, इट इज अ प्रोफेशनल हजार्ड। क्योंकि क्या है, कंट्री इतना बड़ा है, मेरे ख्याल से वो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने किया है कि एक डॉक्टर है 10,000 पॉपुलेशन की। 10,000 में से 1% भी बीमार पड़ा तो डॉक्टर के पास टाइम। 10,000 का 1% कितना हुआ? हार्डली 100 ना। 100 पेशेंट्स देखना मतलब कि क्या उसके पास टाइम नहीं, मूड नहीं, एनर्जी नहीं है, जो है वो सब गोली दिया, काम खत्म। बट यहाँ पे प्रीवियसली, तो यहाँ पे प्रिवेंशन और डाइट पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ये जो है ये कॉमन है बच्चे लोगों में। सबसे इंपॉर्टेंट इज वेदर चेंज। ओके, वो अभी आप देखेंगे लास्ट 10 दिन से बारिश है, एकदम फैमिली डॉक्टर्स फुल हो गए, जनरल प्रैक्टिशनर फुल हो गए, बच्चे बीमार पड़ रहे, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच अफेक्ट्स अ चाइल्ड। ओके, तो इसके लिए मेरा एडवाइस है कि जो भी मदर्स है, कोई सेंसिटिव बच्चा है, उसके लिए यूजुअली आप मंकी कैप यूज करना। बिकॉज क्या है कि मंकी कैप यूज करने से ये जो ईयर से, क्योंकि ये जो ईयर ड्रम है इट इज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, यहाँ से यहाँ पे कोल्ड जाती है। कोल्ड नोज को तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो कवर कर सकते हैं, आपको ईयर को कवर करना है।